पार्ट 9-10 की शुरुआत में दिखाते हैं डेंग की सारी पोल सेक्रेटरी मिस्टर बा के सामने खोल देता है, जिस वजह से डेंग को झटका लग जाता है और वो मिस्टर बा से अब माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दे दीजिए। लेकिन मिस्टर बा चैंग-ची से कहता है क्या तुम ये तलवार यूज़ करना चाहोगी, और ये कहकर एक झटके में मिस्टर बा वो तलवार डेंग के आर पार कर देता है और उसे मार देता है, जिसे देख चैंग-ची बहुत बुरी तरह डर जाती है और शॉक हो जाती है और रैन भी। अब चैंग-ची का बनाया हुआ ड्रग खराब हो गया था, तो मिस्टर बा चैंग-ची से दूसरा ड्रग मांगता है, तो चैंग-ची डरते डरते कहती है मैं दूसरा जल्दी ही बना दूंगी। तो ये सुन मिस्टर बा कहता है क्या तुमने इतने टाइम में यही एक सैंपल बनाया। तो चैंग-ची कहती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जैसे ही मुझे सैंपल मिला वैसे ही मैंने ये बना दिया। तो मिस्टर बा गुस्से में कहता है मुझे वेट करना पसंद नहीं। अब चैंग-ची को डरता हुआ देख रैन उसे शांत करता है और मिस्टर बा से कहता है आपको वो ड्रग जल्दी ही मिल जाएगा, हम वेट नहीं करवाएंगे। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चैंग-ची अभी भी डेंग को देख रही होती है तड़पते हुए और डर भी रही होती है। तो रैन उसकी आंखों के आगे अपना हाथ रख देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाते हैं रात तक डेंग जिंदा होता है लेकिन तड़प रहा होता है और वो बस अपनी बेटी के पास जाना चाह रहा होता है उसको उसकी फेवरेट ब्लैक बो देने के लिए। लेकिन तभी वहाँ शाशा आ जाती है और इमोशनल होते हुए कहती है डेंग तुम सही में एक अच्छे फादर हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है दूसरे लोगों की भी बेटियां होती है। तुमने आज तक बहुत लोगों को मारा है, शायद तुम भूल गए हो कि मेरे फादर कौन थे। तुमने पूछा था ना कि मैंने ब्लैक कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें नर्क भेजना चाहती हूँ। अभी शायो शायो उसके हाथ से ब्लैक बो ले लेती है और डेंग बार बार अपनी बेटी का नाम ले रहा होता है। तो शायो शायो कहती है मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद शायो शायो डेंग को मार देती है गोली से और अपने फादर की मौत का बदला ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैंग-ची और रैन चैंग-ची के पेरेंट्स के सामने ग्रीट करते हैं। फिर पता चलता है इन दोनों का प्लान मिस्टर बा का यूज़ करके डेंग को मरवाने का ही था और रैन पहले ही डेंग का साउथ एशिया में बिजनेस करना इन्वेस्टिगेट कर चुका था। रैन कहता है डेंग मर चुका है और तुमने अपने पेरेंट्स का बदला भी ले लिया है। मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ कि मिस्टर बा तुमसे दूर रहें और तुम सेफ रहो। लेकिन चैंग-ची इस बारे में कोई बात नहीं करती, बल्कि पूछती कि तुम्हारी चोट कैसी है, क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है। तो रैन कहता है अब मैं पहले से अच्छा हूँ। उसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने आ जाते हैं और चैंग-ची ड्रंक हो गई होती है और रैन से माफ़ी मांगती है जो भी उसे इतने महीनों से परेशानी हुई, और कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाती। सही बताऊँ तो मैं अपनी ऐसी लाइफ जी जी कर तंग हो चुकी हूँ। तो रैन कहता है मैं समझ सकता हूँ, जब हम ऐसी लाइफ जीने लगते हैं तो हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम बस उसी की केयर करते हैं। तो चैंग-ची कहती है तुम अपने बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम भी इंसान हो और सिर्फ तुम ही हो जो मेरे इमोशंस को समझ सकते हो और जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर रैन उसे देखने लगता है। उसके बाद चैंग-ची खड़े होकर कहती है मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहती हूँ। तो रैन पूछता है तुम गाना भी गा सकती हो। तो चैंग-ची कहती है मैं एक अमीर राजकुमारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम बस ये बताओ कौन सा गाना सुनना चाहोगे, हैप्पी सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स। तो रैन कहता है सैड सॉन्ग। तो चैंग-ची कहती है फिर तो मैं तुम्हें अपने गाने से रुला दूंगी। ये सुनकर रैन हंसने लगता है। फिर चैंग-ची जब गाना गाना शुरू करती है तो रैन ड्रिंक करते हुए चैंग-ची को देखने लगता है और उसका गाना एंजॉय करने लगता है। उसके बाद रैन सो जाता है, लेकिन फिर भी चैंग-ची उसे सोते हुए देख अपना गाना कंटिन्यू रखती है और जब उसका गाना पूरा हो जाता है तो चैंग-ची की आंखों से ही आंसू आने लगते हैं, क्योंकि चैंग-ची रैन के लिए एक प्यार भरा सैड सॉन्ग गाती है। लेकिन फिर दिखाते हैं रैन बस सोने का नाटक करता है और उसने चैंग-ची का पूरा सॉन्ग सुना होता है, जिस वजह से वो रोने लग जाता है। चैंग-ची का सॉन्ग सही में रैन को रुला देता है। नेक्स्ट डे चैंग-ची और रैन शायो शायो से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है डेंग के मरने के बाद उसके सारे बिजनेस मिस्टर बा ने ले लिए हैं। रैन कहता है मिस्टर बा बहुत सस्पिशियस पर्सन है, वो मुझे कभी भी उसके बिजनेस को हैंडल करने नहीं देगा। फिर शायो शायो कहती है तुमने डेंग को खुद नहीं मारा बल्कि उसे जाल में फंसाया। तो मैं ये मान लेती हूँ कि तुम दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, सही कहा ना। खैर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम दोनों मुझे ज़रूर बताना। तो रैन कहता है अब हमें ड्रग प्रोडक्शन की फैक्ट्री का पता लगाना है। तो शायो शायो कहती है जहाँ तक मुझे पता है ड्रग प्रोडक्शन की फैक्ट्री में मिस्टर बा और उसके आदमियों के अलावा सिर्फ प्रोडक्शन स्टाफ वहाँ जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन इन दोनों के बहुत काम की होती है। उसके बाद रैन पूछता है क्या तुमने कभी इस जगह को बंद करके एक नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा है। तो शायो शायो कहती है ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें किसी की भी नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसी पोजीशन पर रहकर जो चाहे वो कर सकती हूँ। उसके बाद शायो शायो उन दोनों से एक फेवर मांगती है कि डेंग की बेटी सिर्फ 6 साल की है, तो क्या तुम दोनों उसके लिए एक अच्छे पेरेंट्स ढूंढ सकते हो जो
उसको पाल पोस कर बड़ा कर सकें। तो रैन कहता है चिंता मत करो, अब ये काम हमारा है। अब शय वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर कहती है तुम दोनों जब चाहे न्यू फेरी में आ सकते हो। ये कहकर चले जाती है। उसके बाद रैन कहता है चलो घर चलें। लेकिन ये दोनों घर जाने की जगह मिस्टर बा से मिलने आए होते हैं, क्योंकि मिस्टर बा ने इन दोनों को बुलाया होता है। मिस्टर बा कहता है अब तुम हम में से एक हो, इसलिए मिस्टर बा चेंगची को नया नाम देते हैं यानलिन। चेंगची कहती है थैंक यू मुझे अपनी टीम में लेने के लिए। फिर मिस्टर बा कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जब मुझे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत थी तभी तुम मुझे मिली। अगर तुमने मुझे कोई अच्छा रीज़न नहीं बताया तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारा टैलेंट वेस्ट करने के लिए। ये बात वो चेंगची के गर्दन पर तलवार रखकर बोलते हैं। अब चेंगची को कुछ न हो इसलिए रैन भी अपनी रेज़र तैयार रखता है, लेकिन चेंगची बात को संभाल लेती है और कहती है डैंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा था, मैं बस उसका बदला उससे लेना चाहती थी और उससे उसका सब कुछ छीनना चाहती थी। उसके बाद चेंगची मिस्टर बा को लिस्ट देती है और कहती है ये रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की लिस्ट है जो मुझे न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। साउथ एशिया के क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सुनकर मिस्टर बा अपनी तलवार वापस ले लेता है, तो ये देख रैन भी अपना रेज़र वापस रख लेता है। उसके बाद मिस्टर बा कहता है डैंग मर चुका है, अब तुम दोनों ही मेरे पार्टनर्स हो और वो वेयर हाउस से चुराया हुआ ड्रग अभी भी मिसिंग है और प्रोडक्ट उसके बिना बन नहीं सकता। उसके बाद मिस्टर बा उन दोनों की गर्दन पकड़ के कहता है क्या तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाह रहे हो। तो रैन कहता है हमारे पास साथ में काम करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, तो हम आपको क्यों फंसाएंगे। अगर हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो तांगचेंग में हमारा नाम कैसे होगा। मिस्टर बा आप चिंता मत करिए, मैं चोरी हुए हुए ड्रग का कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। तो मिस्टर बा कहता है ठीक है, युंजू सिटी में भी वो ड्रग मिल सकता है जो मुझे लंबे टाइम से चाहिए था। मुझे एक हफ्ते में वो ड्रग चाहिए, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे वापस आने पर वैसी दिखेगी या नहीं जैसी अब है। तो रैन कहता है समझ गया। उसके बाद मिस्टर बा चेंगची से कहता है मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट का सैंपल 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए, वरना तुम्हारा हस्बैंड युंजू सिटी से सेफ आएगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो चेंगची कहती है समझ गई। उसके बाद मिस्टर बा कहता है सच कहूँ तो हम थोड़े से प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन रियल हीरोज़ तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, दूसरों के लिए वो मॉन्स्टर्स हैं, ईविल का सोर्स हैं, लेकिन हम जैसों के लिए वो ग्रेटेस्ट हीरोज़ हैं एंड ऑब्वियसली तुम उन जैसा जल्दी ही बन जाओगी। अब चेंगची को अपने पेरेंट्स के बारे में ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हाथ में चीज़ दबाने लगती है, जिस वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है। अब रैन ये देख चेंगची का हाथ पकड़ लेता है और मिस्टर बा से कहता है मैं कल युंजू सिटी जा रहा हूँ तो मुझे घर जाके सामान भी पैक करना है। ये कहकर चेंगची को लेके वहाँ से चले जाता है। अब मिस्टर बा के असिस्टेंट कहती है कि आपको सच में उन दोनों पर विश्वास है। तो मिस्टर बा कहता है वो दोनों खेलना चाहते हैं तो मैं उनके साथ खेलूंगा, तुम जाकर हानशान पर नज़र रखो और कड़ी नज़र रखना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रैन चेंगची को रोते हुए देख उसके पास आता है और पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों आई। लेकिन चेंगची कहती है मेरे पेरेंट्स ने ड्रग्स बनाने के लिए रिसर्च नहीं करी है। तो रैन कहता है मैं जानता हूँ। ये कहकर वो चेंगची की चोट पर दवाई लगाने लगता है। फिर चेंगची बताती है जब मैं छोटी थी मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पापा ने मुझे कहा था अगर मैं डॉक्टर बनी तो पेशेंट्स की सेफ्टी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है, तो वो ईविल का सोर्स कैसे हो सकते हैं। तो रैन चेंगची को समझाता है कि अगर उनकी रिसर्च बुरे लोगों ने यूज़ की है तो तुम उनकी रिसर्च को यूज़ करके मेडिकल साइंस में बहुत लोगों को बचा सकती हो, समझी। अब स्माइल करो। अब चेंगची ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है और खुश भी होती है। उसके बाद रैन कहता है मैं कल युंजू सिटी जा रहा हूँ तो पीछे अपना ध्यान रखना। तो चेंगची कहती है प्लीज़ जल्दी और सेफली घर आना। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यह सेक्रेटरी को दिखाते हैं जो मिस्टर बा की बदौलत सेक्रेटरी से मैनेजर बन चुका होता है, इसलिए वो बैठे बैठे मिस्टर बा की एक्टिंग करने लगता है। अब यहाँ चेंगची आती है और उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो सेक्रेटरी उसे तलवार दिखाते हुए कहता है अब मैं मिस्टर बा का आदमी हूँ। तो चेंगची कहती है इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए वो आगे आगे जाती है तो सेक्रेटरी तलवार पीछे पीछे करता जाता है। देखा जाए तो वो चेंगची के इस लुक से ही डरने लगता है। चेंगची पूछती है तुम क्या चाहते हो। तो सेक्रेटरी कहता है सैंपल्स के लिए मिस्टर बा ने मुझे तुम पर नज़र रखने को कहा है, तो कैसा चल रहा है काम। तो चेंगची कहती है बस चल रहा है। फिर पूछती है क्या मिस्टर बा प्रोडक्शन फैक्ट्री गए हैं। तो सेक्रेटरी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो चेंगची गुड बाय कहकर चले जाती है, लेकिन सेक्रेटरी को तो उस पर गुस्सा आने लगता है कि ये मेरी बात पूरी बिना सुने कैसे चले गई। पर चेंगची को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।